नमस्ते। कैसे आप लोग? ये उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो सीरीज शुरू किए थे आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर, उसका जो था 20 सितंबर, आज फर्स्ट शिफ्ट का होगा। आरआरबी ग्रुप डी हम लोग प्रीवियस ईयर शुरू किए थे ना। ग्रुप डी ये प्रीवियस ईयर था 2018 का, और आज होगा 20 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट। जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल V2 मैथ्स पे मिल रहा है, उससे आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व भी करते रहना है उसको, और डाउट्स है तो वीडियो आपके पास अवेलेबल है। और दोस्तों को भी बता दो कि स्पेशल सिर्फ मैथ का कंबाइन जो है सिर्फ मैथ का वो पीडीएफ अवेलेबल है, डाउनलोड करके सॉल्व कर लीजिए। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एक आसान सा सवाल है, साधारण ब्याज से। क्वेश्चन से 4% वार्षिक ब्याज पर 2.5 वर्ष के लिए 3,680 रुपया का साधारण ब्याज क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन। रेट है 4%, टाइम है 2.5 ईयर, और प्रिंसिपल क्या था 3,680 रुपया। अब बोल रहा है कि SI बता दो। देखो फॉर्मूला से उतना प्रोसेस से करना है तो कर लीजिए, नहीं तो एक साल में 4%, तो 2.5 साल में कितना हो जाएगा? यदि सीधे देखें तो 10%, और P जो इतना है तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 368। 3,680 का 10% 368। डायरेक्ट आंसर लिख दो, चाहे फॉर्मूला से ले लो, ये वाला फॉर्मूला P मल्टीपल SI का R मल्टीपल T बटे 100, बात वही है। ठीक है, तो फॉर्मूला से ले लो चाहे सीधे परसेंटेज से निकाल लो। तो पहला क्वेश्चन आसान सवाल था। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन से ये हाइट डिस्टेंस से है कि एक 43.5 मीटर लंबे टावर और जमीन पर खड़ी एक महिला की पहली स्थिति का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। वह टावर से दूर जाती है और उसकी अंतिम स्थिति और टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो बता दो कि पहली स्थिति से अंतिम स्थिति तक महिला कितनी दूरी तय करती है। देखिए आसान सवाल है ये भी। ये कोई टावर है, इसका ऊंचाई दिया हुआ है 43.5 मीटर। पहले महिला यहाँ है कोई, लीजिएगा पहली स्थिति में महिला यहाँ है, और यहाँ से जब वो देखती है टावर के शीर्ष को तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब महिला थोड़ा दूर चली, थोड़ा दूर चलने के बाद उसका कुछ अंतिम स्थिति था, दूसरी स्थिति। अब यहाँ पहुंची महिला, अब यहाँ से वो देखती है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। तो बोला जा रहा है कि पहली स्थिति से दूसरी स्थिति के बीच का दूरी बता दो। पहली स्थिति से दूसरी स्थिति के बीच का दूरी को हम x मान लेते हैं। अब देखो इसको डायरेक्ट करना है या फिर थोड़ा प्रोसेस से। चलो प्रोसेस से करते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है, इसको निकालेंगे, नाम दे देते हैं A B C और D। तो जब इसको निकालना है, यहां से इसको लिख सकते हैं tan 60 डिग्री बराबर P बाय B। P है AB और B है BC। ठीक है, tan 60 का वैल्यू क्या होता है? √3। AB का वैल्यू दिया है 43.5 और BC नहीं दिया है, रहने दो। और यहां से यदि BC निकाल लें हम लोग, BC तो क्या हो जाएगा?
BC यहाँ और √3 नीचे, तो हो जाएगा 43.5 और नीचे √3, जो भी होगा मीटर में। ये है BC। अब आते हैं ये बड़े वाला त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में। ये था त्रिभुज ABC में, ये जो था त्रिभुज ABC में था, ठीक है। अब त्रिभुज ABD में आते हैं, ठीक है, त्रिभुज ABD जब इसमें आते हैं तो फिर से लिखे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, P के जगह AB और B के जगह क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD, सीधे एक बार में लिखे BD लिख लें, बाद में इसको तोड़ेंगे। तो इसको लिख सकते हैं AB बाय BC प्लस CD। जब ये लिख लेंगे तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। AB का वैल्यू दिया हुआ है 43.5। BC का भी हम वैल्यू निकालें, क्या निकालें, 43.5 √3 और CD को x लिख सकते हैं। अब x का वैल्यू हमें मिल जाएगा, कैसे, ध्यान से देखिए, यहाँ सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम 1/√3 यहाँ हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ है 43.5 और नीचे क्या हो जाएगा एलसीएम, तो √3 यहाँ है, हो जाएगा 43.5 प्लस √3x, कुछ ऐसे होगा। अब ये √3 नीचे से ऊपर चला जाएगा और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो √3 गुना √3, तो क्या हो जाएगा 43.5 गुना 3, और ये जब यहाँ गुना होगा तो लिख सकते हैं 43.5 गुना √3x। अब ये क्या करेंगे, अच्छा गुना नहीं है, प्लस में ना, प्लस। अब ये 43.5 को इधर ले आते हैं, सीधे लिखें √3x इक्वल टू 43.5 गुना 3 माइनस 43.5। अब यहाँ क्या करें, x √3x एक बार और लिखते हैं, 43.5 को कॉमन कर लें, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1, फाइनली आपका हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं 43.5 गुना 2/√3, ठीक है। और ये आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि आंसर ऑप्शन में ये नहीं दिया है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहां से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 87, x का वैल्यू /√3। अब √3 को ऊपर नीचे गुना कर दो √3 से, और यहाँ भी √3 से, हो जाएगा 87 √3/3, ठीक है। अब कटा दो 29 और आपका आंसर यही है 29√3, ठीक है। थोड़ा सा लंबा जा रहा है, ये थोड़ा पूरा प्रोसेस में किए तब क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा लग रहा है, लेकिन यदि प्रोसेस में ना करें और आपका इसका वैल्यू पता है तो सीधे आंसर आ जाएगा जब, ठीक है। तो एक बार आप ये प्रोसेस वाला देख लो, इसको फिर शॉर्ट में करके दिखाते हैं। प्रोसेस में जितना भी है एक एक जो सो छोटा से छोटा पॉइंट को भी लेकर चले हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा इसको आसान करने का तरीका। ये बिल्कुल पूरा प्रोसेस में था, आप एक एक पॉइंट को कंसीडर करके चल रहे थे। जैसे इसको ऐसे देखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि 60 डिग्री tan 60 का जब वैल्यू लेते हैं तो 60 के सामने होता है √3 और नीचे होता है 1, ठीक है। और 30 का जब लेते हैं ये 1 और यहाँ √3, ये √3, और जब 30 को कंसीडर करके चले तो 30 जब यहाँ है तो यहाँ 60 हो जाएगा, 60 के सामने √3 और 30 के सामने 1। तो देखो सबसे पहले इसमें आते हैं,
जब ये वाला ये है और ये है, ये छोटा, √3 का वैल्यू दिया है इतना, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 का वैल्यू हो जाएगा 43.5/√3। ठीक है, 1 का वैल्यू 43.5/√3 है। और यहाँ जब अब इसका लेते हैं, ये डबल टिक कर रहे हैं, और ये 1 का वैल्यू दिया है 43.5 और √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो √3 का वैल्यू हो जाएगा 43.5/√3। अब देखो ये √3 में से ये चाहिए ना, तो उसको में 1 को माइनस कर देंगे, यानी हमें किसका वैल्यू चाहिए? ये पूरा में से इसको माइनस कर देंगे। तो पूरा में से करो, 43.5 √3 माइनस 43.5/√3। यहाँ से आप 43.5 कॉमन ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा √3 माइनस 1/√3। फाइनली आपका क्या होगा? 43.5। अब एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा? √3 नीचे, 3 माइनस 1, और आपका आंसर बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे पहुंच गया, 2/√3। अब देखो वही आ गया ना। यहाँ के बाद वो कटाने का प्रोसेस कर लिए थे, तो ये थोड़ा शॉर्ट है, पूरा लिखे नहीं, सिर्फ वैल्यू पता था कि 60 डिग्री tan 60 के सामने क्या होता है, tan 30 के सामने, तो आसानी से हम लोग कर लिए हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन में मेहनत करना होगा तभी हो पाएगा, और नहीं मेहनत कीजिएगा तो क्या होगा ऐसे क्वेश्चन में कि मुश्किल लगेगा, हो सकता है छोड़ के आना पड़े एग्जाम में। तो टारगेट क्या है? 25 में से 25 मैथ कम पूरा करना है, एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, तो ऐसे क्वेश्चन पे मेहनत करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला एक बहुत आसान सवाल दे दिया है। सवाल है और सी का वैल्यू आपसे पूछा है। सवाल ये है और सी का वैल्यू पूछा है। देखो कितना आसान सवाल है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.7 बाई 0.2, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 6c, 7/2 बराबर 1 माइनस 6c। अब 6c को इधर कर देंगे। अच्छा कुछ छूट रहा है? हाँ बिल्कुल छूट रहा है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो यहाँ भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। अब 6c को इधर ले आएंगे, एक यहाँ है और ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। 6c हो जाएगा 2 + 7/2, c बराबर हो जाएगा 9/6 × 12, कटा दो 3/4, 0.75, और ये आंसर। ठीक है, एकदम आसान सवाल है, सिर्फ गुना भाग करना है। तो कुछ कुछ आसान सवाल भी हैं, कुछ कुछ थोड़ा सा टाइम टेकन क्वेश्चंस भी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चंस में आते हैं। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। कुछ ये सवाल है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये दोनों का काम होगा, छोटी ब्रैकेट। अब -5 से -35 को भाग करेंगे, तो माइनस माइनस कट जाएगा और कितना होगा? 7। अब 7 का -1,
जब ये दोनों का काम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -7, और अब इसका काम करेंगे क्योंकि डिवाइड है ना, तो अब इसका काम करेंगे, इसका और इसका, तो कितने बार में जाएगा? -9 बार में। -9 और प्लस माइनस -6, क्या हो जाएगा यहाँ? -15। अब -15 से किसको भाग करेंगे? 75 को -15 से भाग करेंगे, तो कितने बार में जाएगा? 5 बार में। आंसर हो जाएगा आपका -5। ठीक है, आसान सवाल था, सवाल बहुत आसान था। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। बहुत आसान सवाल जनरली आते हैं ग्रुप बी में, जो क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल आसान ही सवाल होता है। 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दें तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो सो सेकंड में बनने लायक क्वेश्चंस होता है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, तुलिप और दीवांश के पास कंचों का अनुपात 7:9 था, जबकि शीतल और दीवांश के पास कंचों का अनुपात 7:15 था, तो तुलिप और शीतल के पास कंचों का अनुपात कितना होगा? सबसे पहले कौन कौन है? तुलिप और दीवांश, तुलिप रेशियो दीवांश, ठीक है, ये है 7:9, ठीक है। उसके बाद कह रहा है शीतल और दीवांश, शीतल और दीवांश कितना है? 7:15, 7:15। अब आप लोग देखिए, दीवांश का यहाँ 9 है, यहाँ दीवांश का 15 है, तो एक आदमी का दो अलग अलग वैल्यू तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये रेशियो में है तो इसको बराबर करेंगे। दोनों का दोनों दीवांशी है तो दोनों को बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे? एक बार ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 9 और 15, जहां एलसीएम जाएगा वहीं बराबर करेंगे। तो 9 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 45। तो 45 होता है, तो इसको कितना से गुना करें कि 45 हो जाए? इसको 5 से गुना कर दें, ये हो गया 45। जब ये 5 से गुना किए तो ये 7 को भी 5 से करना होगा, अनुपात में है तो दोनों बराबर होना चाहिए। 15 को कितना से गुना करें कि 45 बन जाए? 3 से। जब इसको 3 से किए तो इसको भी 3 से करना होगा। फाइनली क्या आ गया? 35:45, और यहाँ हो गया 21:45, ठीक है। तो आप देखो, ये भी दीवांश है, ये भी दीवांश है, सीधे हम यदि लिखें तुलिप, दीवांश और शीतल का अनुपात क्या हो जाएगा? 35, 45 और 21, ठीक है, ये अनुपात हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि बता दो तुलिप और शीतल का कितना होगा, यही पूछ रहा है ना? हाँ बिल्कुल, तुलिप और शीतल का कितना होगा, तो देख लो, तुलिप का 35 है, शीतल का 21 है। तुलिप और शीतल, ये 35 और ये 21, 7 से कटेगा 5 बार में, 3 बार में, और ये आंसर हो गया, ठीक है। आसान सवाल है। सिर्फ क्या करना होता है कि जो एक ही आदमी का दो अलग अलग वैल्यू दिया है उसको क्या करना है? बराबर करना है, बाकी सब आसान है। समझ में आ गया यहाँ तक? अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिया है जो, यदि कोई क्वेश्चन में डाउट्स रहे तो कमेंट में आप लोग पूछ लीजिएगा, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें बताते हुए निकल जाएंगे। बोल रहा है 10/11 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11/10 हो जाए? 10/11 में क्या जोड़ा जाए? चलो हम लोग x मान लेते हैं कि योगफल जो है 11/10 हो जाए, योगफल 11/10 हो जाए। आसान है। अब x को रहने देते हैं, ये नंबर को उठाएं और इधर ले आए। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11/10 माइनस 10/11, एलसीएम लेंगे 110 हो जाएगा। 11 गुना 11 121, 10 गुना 10 100, और आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 21/110। बहुत आसान बच्चा वाला सवाल सब है। तो ऐसे आसान सवाल को तो आप लोग चुटकी में कर लोगे, इसमें तो कोई बड़ी चीज है नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन होगा जिसमें प्रैक्टिस रहेगा तभी हो पाएगा।
तो ये सब क्वेश्चंस नहीं भी बताएंगे तो आप लोग कर सकते हैं, इतना ही उम्मीद है आप लोग से। बाकी क्वेश्चंस जो थोड़ा सा लेंदी उसमें और अच्छा से समझाएंगे, इसमें तो कुछ है नहीं, तो समझने लायक है नहीं। अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों को आरोही क्रम में रखने पर WX पर उसका क्रम जो है WX और Y है, Y और Z ना, 3 सबसे छोटे अंक का औसत दिया हुआ है और 3 सबसे बड़े अंक का औसत दिया हुआ है, और उसके बीच यानी उस अंक का परास पूछ रहा है, रेंज, सीमा। ठीक है, 3 नाम है जो नाम से आप लोग जानते होंगे। तो WX, Y और Z ये तीनों क्रम में है, ये सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा, इससे बड़ा और इससे बड़ा। ठीक है, अब 3 अंकों का औसत दिया हुआ है, 3 छोटे अंकों का, सबसे पहले 3 छोटे अंकों का औसत दिया है, मतलब ये तीनों WX और Y, WX और Y का औसत 25.5 दिया है। तो यहाँ से लिख सकते हैं W + X + Y, इसको गुना कर दें, तो जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 76.5। इसी तरह एक में दिया है 3 बड़े अंकों का औसत, 3 बड़े अंक X, Y, Z, क्योंकि ये छोटा को हटा दिए, X + Y + Z, इसका औसत जो है 29.5 दिया है। तो X + Y + Z ये क्या हो जाएगा 88.5। अब पूछा है रेंज, रेंज जो निकालते हैं हम लोग, सीमा जिसको बोलते हैं, क्या होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, मतलब Z - W, रेंज के लिए ये चाहिए। ठीक है, Z - W यानी सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को यदि घटा दें तो रेंज हमारा निकल जाएगा। तो एक बार ध्यान से देखिए आप लोग, यदि इसमें से इसको घटा दें तो क्या रेंज निकल पाएगा? यदि घटाएं तो एक्स वाई कॉमन है, दोनों में कट जाएगा, और Z में से W ये घट जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा Z - W, यही बचेगा ना, क्योंकि जैसे ही माइनस लगाएंगे तो इसमें भी माइनस, इसमें माइनस, इसमें माइनस, ये माइनस प्लस कट गया, फिर माइनस प्लस कट गया, और Z - W आ गया, और इसमें से इसको माइनस कर दो, 88.5 माइनस 76.5, और आपका आंसर 12। रेंज जो है सो परास 12 आ गया। आसान सवाल है, एक फॉर्मूला से याद रखना है कि परास का क्या है बस, और उसका तरीका। यहाँ तक कोई दिक्कत, समझने में कहीं परेशानी? तो देखिए टारगेट क्या लेना है इस बार, जैसे वैसे भी आप लोग को पता है कि गवर्नमेंट 2019 का ही वैकेंसी है, और अभी तक NTPC कंप्लीट नहीं हुआ है, ये कोरोना बीच में आके और ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो मौका जो सो बहुत कम मिल रहा है। पहले क्या होता था कि चलो 1 साल में 2 साल में वैकेंसी आते रहते थे, अब क्या है कि इलेक्शन के टाइम में बिल्कुल उन लोग एक स्ट्रेटजी अपना लिया है कि इलेक्शन आने से पहले वैकेंसी दे दो, और जो भी वैकेंसी है, और फिर 3 से 4 साल लगा दो, तो जो मौका है 4-5 साल में एक बार आने वाला है। तो उसमें से क्या, यदि आप लोग थोड़ा कम मेहनत करके जाएंगे तो क्या होगा कि जो ज़्यादा मेहनत किया वो सिलेक्शन ले लेगा, और जो कम किया उसको शायद बाहर रहना पड़े। तो इसीलिए मेहनत जो है सो इस बार 100%, और जो 100% जिसका हो पाए, खासकर मैथ ये 100% आप कर सकते हो, रीजनिंग ये भी लगभग 100% हो सकता है, जीके जीएस में 2-4 क्वेश्चन तो दिमाग से उतर ही जाता है, लेकिन जहां हो सके अपना 100% देने का, वहां बिल्कुल अपना 100% दीजिए। तो इसी के से रिलेटेड हम लोग सीरीज भी शुरू किए हैं। चलिए, और NTPC का फर्स्ट फेज का फर्स्ट CBT का एग्जाम लगभग कंप्लीट हो ही गया है, बस 7th फेज ये कोरोना कारण रुक गया था, जैसे वो हो जाएगा इसका CBT 2, इसका भी प्रीवियस ईयर हम लोग करेंगे। बस आप लोग का रिस्पॉन्स कैसा है एक बार कमेंट में बता दीजिएगा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना भी चाहिए तो कब तक स्टार्ट कर देना चाहिए CBT 2, एग्जाम कंप्लीट होने के बाद, या फिर एग्जाम कंप्लीट होने का वेट ना करें और अभी से ही स्टार्ट कर दें। तो आप लोग
कमेंट कीजिएगा, जैसा हमें लगेगा कि नहीं आप लोग जैसे कहिएगा उस तरह फिर उसके बारे में भी सोचेंगे। अगला क्वेश्चन से बोल रहा साई एक कार्य को 17 दिन में कर सकता है जबकि बिंदु 51 दिन में कर सकता है। साई पहले दिन काम करता है और बिंदु दूसरे दिन काम करता है और वे काम पूरा होने तक इसी क्रम में काम करते हैं। ठीक है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? देखो अल्टरनेट का क्वेश्चन है। अल्टरनेट का क्वेश्चन जो इससे पहले का शिफ्ट था उसमें भी आया था, उसमें दो क्वेश्चन था अल्टरनेट का। अल्टरनेट में क्या होता है, जनरली ज्यादा फंसने का चांस होता है। पाइप टंकी या फिर टाइम वर्क में यदि अल्टरनेट का क्वेश्चन आ जाए तो इसमें कुछ ज्यादा फंसने का चांस होता है, क्योंकि आप यदि ऐसे निकालोगे तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, जहां आप गलत भी निकाल रहे हो फिर भी आपका आंसर ऑप्शन में मिलेगा। तो इसमें थोड़ा फोकस करना होता है, ध्यान देना होता है। क्वेश्चंस में कौन कौन है? एक साई है, साई जो है 17 दिन में काम कर लेता है। और ये कौन है? बिंदु, ये 51 दिन में कर लेते हैं काम। तो दोनों मिलके एलसीएम दोनों का कितना हो जाएगा? 51। 51 काम मान लेते हैं हम लोग, 51 यूनिट काम। अब ये 17 दिन में पूरा काम करते हैं तो एक दिन में कितना यूनिट करेंगे? 3 यूनिट। और ये 51 यूनिट करता है तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा? 1 यूनिट। अब बोल रहा है अल्टरनेट काम कर रहा है, यानी यदि ये पहले स्टार्ट कौन कर रहा है? स्टार्ट साई कर रहा है। तो साई पहला दिन 3 काम किया, फिर साई जैसे पहला दिन 3 किया, फिर बिंदु आ गया, बिंदु 1 काम किया, फिर साई 3 काम, फिर 1 काम, और इस तरह चलते रहा जब तक काम कंप्लीट ना हुआ। तो यदि 1 घंटा इसका काम ले लें और 1 घंटा इसका, तो 2 घंटे में कितना यूनिट काम हो जाता है? 4 यूनिट। 4 यूनिट काम हो जाता है। अब क्या बताए थे कि जब भी ऐसा हो तो जो काम शुरू करता है उसका काम करने का एक दिन में कितना यूनिट काम किया वो काम को बाहर निकाल लेते हैं टोटल काम से। तो टोटल 51 है, इसमें से 3 काम बाहर निकाल लें तो टोटल दोनों को एक साथ काम कितना करवाएं? 48 काम कराएं। अब 48 काम को इससे, यानी ये जो दोनों मिल के काम करता है इससे क्या करते हैं? भाग करते हैं। और इसके आगे या पीछे जो सो इसके डिविजिबल को ले लेते हैं। यदि यहाँ 47 रहता तो भाग करते तो कुछ पॉइंट में आता, तो 47 से एक आगे 48 भी ले सकते थे, लेकिन 48 से तो सीधे कितने बार में जा रहा है? 48 के लिए टोटल 48 यूनिट काम है। 48 यूनिट यानी 12 से गुना होगा, तो ये भी 12 से गुना होगा, कुल 24 घंटे, 24 आवर ये लग गया। अब काम कितना बच गया है? ये दोनों यहां तक काम कर लिया। अब अगला जो करेगा वो साई अब 3 काम बच गया है और 1 घंटे में वो कितना काम करता है? 3 काम, यानी कितना 1 आवर और लगेगा। तो 24 घंटे यहाँ और 1 घंटे, टोटल कितना हो गया? 25 आवर। 25 आवर में वो काम कंप्लीट कर लेगा। समझ में आ गया? अल्टरनेट का क्वेश्चन ऐसे करते हैं। जनरली क्या होता है इसमें गलती कि इसमें क्या करता है, जनरली ज्यादातर जो थोड़ा सा अच्छा से नहीं किया है तो उसको लगता है अच्छा 2 घंटे में 4 यूनिट काम करता है, तो क्या करेगा कि 4 यूनिट करने में 2 घंटे, तो 1 यूनिट करने में आधा घंटे 0.5 आवर, तो 51 यूनिट करने में इसका आधा कर देगा यानी 25.5 आवर, और ये करके आ जाते हैं। और ये आपका ऑप्शन में भी होगा कहीं। तो क्या होता है, जनरली गलती यही करता है, जो ये गलत तरीका है, इससे बिल्कुल गलत तरीका है। ठीक है, तरीका क्या है समझ में आ गया? आसान सवाल था। अब अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि एक लड़की 5 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वह कुछ समय 85 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। अधिक गति से कितनी देर
तक यात्रा की। अधिक गति यानी 85 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वो कितनी देर यात्रा की। तो देखिए सबसे पहले वो 85 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है, और कितना, चलो x मान लेते हैं, x घंटा चलती है। 85 किलोमीटर के स्पीड से x घंटा चलती है, तो कितना हो जाएगा 85x किलोमीटर, ठीक है। और 55 किलोमीटर के स्पीड से वो टोटल कितना घंटा वो चल रही है वो 5 घंटा। तो 5 में से x, क्योंकि x घंटा यदि 85 से चलेगी और बाकी जो बच गया तो वो 55 से चलेगी। किलोमीटर, ये भी किलोमीटर, और टोटल कितना चल रही है 400 किलोमीटर यूनिट। नहीं लिखेंगे भी चलेगा। यहाँ हो जाएगा 85x प्लस 5 गुना 55 कितना हो जाएगा 2 रहा, ये हो जाएगा माइनस 55x 400। अब यहाँ से लिख सकते हैं 85 में से 55 जाएगा तो 30x, और 400 माइनस 275 बराबर कितना हो जाएगा 125। तो x बराबर क्या हो जाएगा 125 भागा 30। अब कटा देते हैं 5 से 6 बार में, और 5 से 25 बार में, 25/6। क्या ये निकाल रहे थे हम लोग, टाइम यानी कि आवर। ये हो जाएगा 4 सही 1/6 आवर। ये आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा, आंसर मिनट में भी है, तो इसको 1/6 को मिनट में चेंज कर दीजिए। 1/6 गुना 60 मिनट, क्या हो जाएगा 10 मिनट। आंसर में कर दीजिए 4 आवर 10 मिनट, ठीक है। जो ऑप्शन दिया है वैसे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया यहाँ तक? तो सवाल बस एक बार देख लीजिए कि किस तरह ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और प्रैक्टिस कर लीजिए 1-2 बार, आसानी से हो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन से बोल रहा एक वस्तु 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ में 4 मीटर पर सेकंड की समान गति से चल रही है। इसके द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय बता दो। अभी कोई वृत्ताकार वस्तु है, वो क्या कर रहा है कि एक वृत्ताकार पथ में समान गति से चल रहा है, और उसका 4 मीटर पर सेकंड उसका गति है। तो एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है। तो देखो एक चक्कर जब भी पूरा करेगा, यानी इसका यहां से चलना स्टार्ट किया कुछ ऐसे करके यहां तक, मतलब यदि उसका परिधि निकाल दें, ये 20 मीटर है त्रिज्या, 20 सेंटीमीटर या फिर मीटर जो भी होगा, सेंटीमीटर शायद, सेंटीमीटर, अच्छा मीटर है ना। तो इसका यदि परिधि निकाल दें तो टोटल कितना दूरी चला ये पता चल जाएगा। तो परिधि का फॉर्मूला क्या है 2πr, 2π को रहने देते हैं और r की जगह 20, टोटल 40 पाई, और जो भी होगा मीटर होगा, 40 पाई मीटर उसको एक चक्कर चलने में लगेगा। अब 1 सेकंड में यानी कि 4 मीटर पर सेकंड के समान गति से चल रहा है, तो क्या होता है समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी कितना है 40 पाई मीटर, और 4 क्या होगा 4 मीटर पर सेकंड। अब मीटर और मीटर गया, यहाँ 10 सेकंड भी ऊपर चला जाएगा, 10 पाई सेकंड, और ये आंसर हो जाएगा। आसान सवाल था। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम, किसी क्वेश्चन में डाउट, किसी में समझने में दिक्कत आ रही हो, यदि आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं। एक HCF दिया हुआ है, HCF निकालना है। तीन 306, 204,
और एक और नंबर है 136, इसका HCF। तो आसान तरीका क्या बताए थे, कौन सा मेथड सबसे आसान होता है, भाग विधि। जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है यानी बीच वाला नंबर, उससे सबसे बड़ा नंबर को सबसे पहले भाग करते हैं। एक बार में 204, अब घटा देंगे तो 102 होगा। 102 से 204 को भाग करेंगे, 2 बार में 204 कट गया। अब ये 102 आ गया। अब ये 102 से जो छोटा नंबर है इसको से भाग करेंगे, तो 102 से 136 को भाग करें तो एक बार में 102, घटाएंगे तो 34 आएगा। अब 34 से 102 को भाग करेंगे तो कितना बार में, 3 बार में 102 आ गया। मतलब पूरा कटाने के लिए नंबर कौन सा है, 34। तो आपका HCF भी क्या हो जाएगा, 34। ठीक है। अगला क्वेश्चन में हम लोग आएंगे, आसान से आसान सवाल आ रहा है सब। अगला क्वेश्चन है कि 4.5 सेंटीमीटर, अच्छा एक बार देख लेते हैं। बोला 4.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के हर कोने से 1 सेंटीमीटर की भुजा वाले शीर्ष को काटे जाते हैं। इस प्रकार बने अष्टभुज की परिधि और क्षेत्रफल बताएं। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, एक वर्ग है, ये वर्ग है। अब इसका जो सो भुजा है 4.5, हर जगह 4.5 है चारों तरफ। अब इससे 1-1 सेंटीमीटर का काटा जाता है, जैसे 1 सेंटीमीटर यहाँ होगा कुछ और इसमें यहाँ होगा। फिर इसी तरह 1 सेंटीमीटर इसका यहाँ होगा और इसका यहाँ होगा, अप्रोक्स। कुछ ऐसे, और इस तरह करके काट दिया जाता है। अब ये एक अष्टभुज बन गया। एक बार ध्यान से देखिए, बना यहां से, इसको देखिए, क्या ये अष्टभुज बना? कुछ ये अष्टभुज बन गया। बोला इसका परिमाप और क्षेत्रफल बताइए। तो कैसे निकालेंगे? देखिए ऐसे क्वेश्चन मुश्किल सवाल है नहीं, लेकिन एकाएक दिमाग में उस समय नहीं आया तो लगेगा इतना मुश्किल सवाल कैसे करें, छोड़ के आ जाना होगा। 1-2 बार ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आसानी से हो जाएगा। ये 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 है, और ये वर्ग है तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जो ये है बाकी सब में सेम है, तो किसी एक का निकालते हैं। तो ये 1 और ये भी 1, P और B, तो H कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, फाइनली √2, यानी ये √2 होगा, ये भी √2 होगा, √2, यहाँ 1 सब है। ठीक है, तो परिमाप पूछा है। अब 1 और 1 निकल गया, यहाँ क्या बचा, 2.5, सब में 2.5 बचेगा। तो टोटल परिमाप यदि पूछा जाए, परिधि जिसको है, परिधि या फिर परिमाप जो भी क्वेश्चन में, तो परिधि पूछा जा रहा है, तो कितना है टोटल, 2.5 का कितना, 1 2 3 4 है, प्लस √2, क्योंकि टोटल परिमाप किसको कहते हैं, सभी भुजा को जोड़ दो, वही तो परिमाप है ना। अब दूसरा क्या है, 4 √2 यानी टोटल 4 √2 हो जाएगा। परिमाप आपका 10 + 4 √2। परिमाप के लिए आपका आंसर ये हो जाएगा। यदि एक ही ऑप्शन से मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर C। लेकिन क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आंसर तो एक ही से पता चल गया, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो क्षेत्रफल भी निकालना आसान है। कैसे? ये वर्ग का क्षेत्रफल में से, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, यानी 4.5 × 4.5, उसमें से किसको माइनस कर दें, माइनस जो है ये 4 छोटे छोटे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें, तो ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2।
4.5 गुना 4.5 माइनस 1/2 यानी गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार भी 1 और ऊंचाई भी 1। तो फाइनली क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये माइनस यहां से करें और टोटल कितना है 1 2 3 4, तो 4 से गुना कर दें 2, तो 2 माइनस कर देंगे, आंसर हो जाएगा 18.25 सेंटीमीटर या फिर मीटर जो भी स्क्वायर में, और ये सेंटीमीटर में। ठीक है, तो क्षेत्रफल भी आपका निकल गया और परिधि बोला गया, परिमाप ये भी निकल गया। तो देखने में सिर्फ मुश्किल लग रहा है, बाकी आसान है, तो आप लोग आसानी से कर सकते हो क्वेश्चन को। कोई डाउट है इसमें? चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर एक साधारण ब्याज क्या है। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है कि 8% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर कोई राशि 3 वर्ष 3 महीने में 819 रुपया हो जाती है, तो मूल राशि बता दो। साधारण ब्याज पे फॉर्मूला लगाते हैं, P गुना R गुना 3/100, ये हो गया SI का फॉर्मूला। लेकिन बोल रहा है कि वो राशि जो सो बढ़ रहा है, यानी कि 3 जो भी है 819 रुपया हो जाती है, तो ये सिर्फ SI है। अब SI में वो अमाउंट उतना हो जा रहा है, तो अमाउंट के लिए प्रिंसिपल को तो ऐड करना होगा, और यही जो सो वैल्यू दिया 819 रुपया। ठीक है, क्योंकि अमाउंट 819 हो जाती है, नहीं बोला है कि सिर्फ SI 819 है, अमाउंट को बोला गया है। तो पूछ रहा है कि मूल राशि कितना होगा, यानी P कितना होगा, तो P प्लस P गुना R 8 दिया है, और टाइम जो सो 3 वर्ष, अच्छा इसको वर्ष में चेंज कर लेते हैं, 3 वर्ष, और 3 महीने को कैसे करेंगे 3/12 1/4, यानी 3 सही 1/4, 4 3 12 और 1 13/4 वर्ष होगा, और नीचे 100 से भाग करेंगे। अब कट रहा है उसको कटा दीजिए, 2 बार में 50 बार में। अब एलसीएम हो जाएगा 50 P प्लस 13P/50 बराबर 819। अब यहाँ से हो जाएगा 63P बराबर 819 गुना 50। अब कट रहा है, किसी से कटना तो चाहिए, 9 से कट रहा है, 9 7 63, 9 9 81 और 1 बार में 7 7 1 7 और 7 3 21। अब P इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 गुना 50 650, और ये आंसर। ठीक है, तो सिर्फ क्या करना है आपको एक बार समझना है कि क्या बोला गया क्वेश्चंस में। जनरली मैथ में क्या होता है कि मैथ्स का क्वेश्चन जो सवाल होता है उसका आंसर उसी में होता है, बस समझने का देरी है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला फिर से एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए ये सवाल है आपका, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले
अलग अलग काम कर लेते हैं इसमें छोटा ब्रैकेट का। तो ये दोनों को गुना करेंगे, ये होगा ना। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -15, फिर गुना -1, -15 गुना -1, तो ये हो जाएगा +15। अब इससे जोड़ेगा तो ये दोनों मिलके क्या हो गया, 17। अब चलिए इसका कर लेते हैं। 9 में से 2 गया 7। अब 143 में से 7 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 136, और ये भागा है, मतलब सीधे यहाँ लिख दें 17, कटा दें 8 बार में, और ये आंसर। ठीक है, आसान सवाल था। सिर्फ क्या करना है, गुना भाग करना है। समझ में आ गया। सबसे पहले यहाँ का काम किए, फिर इसका किए, और फाइनली अगला क्वेश्चन। फिर से अगला भी सिंप्लीफिकेशन का ही है। दिया हुआ क्वेश्चन 30/20 -15 गुना 8, ये सवाल है। बराबर 8। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ भाग का काम है। 30/20 -15 ऐसे हो जाएगा। अब कटा दीजिए 5 बार में। 30/20 -40, 30/-20, 30/-20 कितना हो जाएगा, 1.5, वो भी माइनस में। आसान सवाल था। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन थोड़ा सा एक समझने लायक क्वेश्चन है, मुश्किल सवाल नहीं, बस समझना है। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न आवृत्ति दशमलव नहीं है। आवृत्ति दशमलव नहीं है यानी कि ऐसा भिन्न जो कट जाए। और आवृत्ति दशमलव किसको कहते हैं, कि जो भिन्न नहीं कटे, मतलब जैसे एक भिन्न हम लिख दें यहाँ 10/3। अब जब इसको भागा करोगे तो ऐसे ऐसे चलते जाएगा, तो इसको आवृत्ति दशमलव बोलते हैं, यानी कि कहीं नहीं कटने वाला। ठीक है, और पूछा गया क्वेश्चन नहीं है, मतलब कट जाना चाहिए। यदि एक नंबर कुछ ऐसे करके हम लोग लें तो क्या हो जाएगा, कितने बार में कटेगा, 2.5 बार में, तो ये आवृत्ति दशमलव नहीं है। तो इसी तरह पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन से चेक करना होगा। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, जहां मिल जाएगा वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। पहला है 21/56, 7 से 7 21, 7 8 56, 3/8। अब कटा दो। सबसे पहले 0 पॉइंट लगाएंगे, 30 हो जाएगा। 3 बार में 24, 6 रहा 60, 7 बार में 56, 4 रहा 5, यानी ये प्रॉपर कट गया 0.375 बार में। और कट गया मतलब यही नहीं है, बाकी जो बच गया वो होगा। आ गया समझ में। तो आसान सवाल था, सिर्फ समझना है कि आवृत्ति दशमलव होता क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीलांजना भारती से 11 साल छोटी है। 15 वर्ष बाद भारतीय नीलांजना की आयु की 1.2 गुना है हो जाएगी। तो बता दो कि नीलांजना की वर्तमान आयु क्या है। नीलांजना यहाँ है और यहाँ भारती है। नीलांजना का x होगा तो भारती इससे 11 वर्ष बड़ी है। जब भारती से नीलांजना 11 वर्ष छोटी है तो नीलांजना से भारती क्या हो जाएगा, 11 वर्ष बड़ी। अब 15 साल बाद, यहाँ से 15 साल बाद x + 11 है और यहाँ से 15 साल और जोड़ दो, तो बोल रहा है कि जो नीलांजना है इसके या एज का 1.2 गुना हो जाएगा। तो बता दो नीलांजना की वर्तमान, अच्छा भारतीय की नीलांजना, ठीक है, नीलांजना की वर्तमान आयु
इसका। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहां से गुना करेंगे तो 1.2x और इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 दूना 30, 3 15 का 15 3 18 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, हो जाएगा x प्लस 26। अब ये x को इधर ले आएंगे 1.2x माइनस एक्स बराबर 26 माइनस 18, 0.2x बराबर 8, x बराबर 8 बटे 0.2 हटा दो 0 40। तो x का वैल्यू 40 आ गया और निरंजना की वर्तमान आयु भी तो x है, तो कितने वर्ष की निरंजना है अभी 40 वर्ष की। समझ में आ गया क्वेश्चन, आसान आसान सवाल है। एक सवाल है अगला सवाल है कि एक समशतभुज है और एक समद्वादशभुज है, इसके आंतरिक कोणों का अनुपात बता दो। तो बाह्य कोण कैसे निकालते हैं, आंतरिक कोण पूछा है ना, तो आंतरिक पहले निकालते हैं। आंतरिक कोण बराबर होता है 180 माइनस बाह्य कोण, ठीक है। और बाह्य कोण बराबर होता है 360 बटे भुजा। तो आंतरिक कोण की जगह ये लिख सकते हैं सीधे, आंतरिक कोण बराबर 180 माइनस 360 बटे भुजा लिख सकते हैं। अब बोल रहा सद्भुज और द्वादशभुज। सद्भुज मतलब भुजा कितना होना चाहिए 7 और द्वादशभुज 180 माइनस 360 बटे 12, द्वादश मतलब 12। अब कट रहा है तो कटा दीजिए 30, ये नहीं कट रहा है तो दोनों में से 180 कॉमन ले लिए, यहाँ हो गया 1 माइनस 2 बटे 7 और यहाँ हो गया 180 माइनस 30 150, ये 180 कॉमन है। अब ये हो जाएगा 180 गुना 7 में से 2 गया 5 बटे 7 रेशियो 150। अब कट जा रहा है कटा दीजिए, एक बार में 3 बार में, ये 6 तो हो जाएगा 6 बटे 7 रेशियो 1 और आपका आंसर हो जाएगा 6 रेशियो 7, क्योंकि ये नीचे से ऊपर चला जाएगा। आसान सवाल था, सिर्फ आपको फॉर्मूला एक याद रखना है और तरीका पता होना चाहिए। एक दो बार कोई ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद आसानी से हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन एक समीकरण द्विघात समीकरण दिया है, और एक मूल कितना दिया है, x का एक वैल्यू दिया है 2, तो बोल रहा है कि बता दीजिए x का दूसरा वैल्यू क्या है। तो x का दूसरा वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले ये k का वैल्यू पता होना चाहिए। तो k का वैल्यू कैसे पता करेंगे, ये x का वैल्यू इस पे बैठा देंगे, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 24 गुना 2 प्लस k बराबर 0, 4 माइनस 48 प्लस k बराबर 0, माइनस 44 प्लस k बराबर 0 और k बराबर 44, k बराबर 44 आ गया। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन जो है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 44 बराबर 0। अब दूसरा पूछ रहा है दूसरा वैल्यू, यदि ये x है तो यदि अल्फा और बीटा ये दो चीज है ना, तो आप लोग पढ़ेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा तो 2 दिया है, बीटा पता नहीं, बी के जगह माइनस और माइनस 24 बटे ए का वैल्यू 1, तो 2 प्लस बीटा
इक्वल टू क्या आ जाएगा 24। तो बीटा इक्वल टू 24 माइनस 2 बराबर 22, मतलब दूसरा वैल्यू 22 आ गया। समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा 2-3 बार, आसानी से बन जाएगा, कोई खास क्वेश्चन नहीं था। सवाल जो है जनरली ग्रुप डी में आसान ही होते हैं, 1-2 सवाल को छोड़ दे तो। और किसी किसी शिफ्ट में 25 से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और कोई कोई शिफ्ट होता है वहां 25 से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है, जिस समय मैथ को कम कर दिया तो रीजनिंग बढ़ा देगा, रीजनिंग कम कर दिया तो मैथ बढ़ा देगा, कुछ ऐसे ही है, कभी जीके बढ़ा दिया। तो जैसे आज का शिफ्ट में भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 22-23 क्वेश्चन के आसपास है। अगला सवाल है कि 1600 रुपये की राशि को 10 साल में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा यदि रेट जो है सो 7.25% है। तो देखो 1600 रुपया, फॉर्मूला P मल्टीपल R मल्टीपल T बटे 100, ऐसा यही होता है ना। P है 1600 रुपया, 10 साल, मतलब कौन से रेट में, रेट पहले लिख लेते हैं 7.25 और 10 साल और नीचे 100 ले लेते हैं। ये 2 0 कटा दीजिए, ये यहाँ से हटा और नीचे 100, 1 0 कटा और कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 5 दूना 10, 5 एका 5, 2 रहा 22, 5 चौक 20, 2 रहा 25, और यहाँ से आप कटा दीजिए 8, आंसर हो जाएगा 145 गुना 8, 8 पंचे 40, 4 रहा, 8 चौक 32 और 4 36, 3 रहा, 8 एका 8 और 3 11, ये ब्याज हो जाएगा। समझ में आ गया। तो जो एसआई का वेटेज, CISI जो है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इसका वेटेज अच्छा खासा आ रहा है, तो उसमें से ज़्यादा एसआई है। तो एसआई पे ज़्यादा आप लोग फोकस कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो आसानी से हो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस। अब अगला क्वेश्चंस में आते हैं हम लोग। अगला सवाल जो है आज का लास्ट, बोला जा रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जहां ये समकोण है, ये को समकोण करते हैं, उसके आगे 2 अन्य समकोण बनाने के लिए किस भुजा को समद्विभाजित करने की आवश्यकता होगा। किस भुजा को समद्विभाजित यानी बराबर बराबर 2 भागों में बांटना होगा कि ये एक 2 अलग अलग समबाहु त्रिभुज बन जाए। तो देखिए, यदि ये भुजा को बराबर बराबर बांटेंगे तो क्या बन पाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि समकोण तो एक ही हो जाएगा ना, 2 अलग अलग समकोण नहीं हो पाएगा। इसको भी बांटेंगे तो वही हाल है, तो ऑब्वियसली इसको बांटेंगे तब ना 2 अलग अलग समकोण बनेगा। यहाँ एक 90 बन गया, ये भी 90 होगा, तो कौन सी भुजा को बांट रहे हैं हम लोग, BC को। आसान सवाल था, यह सिर्फ सोचने का था। आ गया समझ में। तो आज का यही लास्ट क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चंस बताएं कि किसी किसी शिफ्ट में 25 से ज़्यादा सवाल आते हैं, किसी किसी में 25 से कम आते हैं। तो आज जैसे 25 से कम सवाल है, तो आप लोग इसका PDF फिर से आपको टेलीग्राम चैनल V2 मैथ्स, वहाँ जाके सर्च कर लेना, वहाँ मिल जाएगा। और दोस्तों को भी बता दीजिए कि सिर्फ मैथ के लिए जो है PDF अवेलेबल है और वीडियो से भी सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। तो आप लोग सॉल्व कीजिए, बनाइए और टारगेट रखिए कि इस बार मैथ को 100% करके आना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना है।